कारोबारी मरकज हफीज सेंटर में खौफनाक आतिश की आग ने 4 फ्लोर्स पर मौजूद 400 से ज्यादा दुकानों को खाकिस्तर कर दिया। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, कंटोनमेंट बोट, पीडीएमए की भारी मशीनरी और सरकारी ओहदेदारों की मौजूदगी भी करोड़ों का सामान जलने से न बचा सकी। आंखों के सामने जिंदगी भर की जमा पूंजी जलता देखकर ताजिर धाड़े मार के रोते रहे। आतिशज़दगी से मुतासिर होने वाले ताजिर आहो बकात करते रहे। खुदाया हमारे हाल पर रहम फरमा। ताजिरों ने सामान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आग की शिद्दत कम करने के लिए ताजिरों ने अजानें भी दी। ताजिर अपनी मदद आपके तहत अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी दुकानों से जो बचा सकते थे बचाते रहे। कीमती सामान के कार्टन गठरियों में बांधकर बाहर निकालते रहे। ताजिरों का कहना है कि करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में नाकाम रही। करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। इधर कौन पूरा करेगा मुझे बताएं। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके नुकसानात का अजाला किया जाए। हफीज सेंटर में लगी आग काबू से बाहर रही। हाई फ्लेमेबल मटेरियल ने रेस्क्यू एहलकारों को परेशान किए रखा। एक मकाम पर आग बुझती तो दूसरे मकाम पर फिर भड़क उठती। करोड़ों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी मशीनरी की तमाम तर तवज्जो फीस सेंटर के बैरूनी हिस्से पर मरकूज रही, जबकि अंदरूनी हिस्से के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता रहा। थर्ड फ्लोर से आग सेकंड और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचती रही। दुकानदार अपनी मदद आग के तहत बाल्टियों से पानी फेंक कर आग बुझाते रहे। दुकानदारों का कहना था कि पार्किंग वाले प्लाट में क्रेन लाई जाए ताकि पाइप आसानी दूसरे फ्लोर तक पहुँचाया जा सके। अफसोस की बात है कि हमारे ताजर अभी भी सियासत में मसरूफ हैं। तो हजूम के साथ गया हूँ, काफ़ी मेरे साथ हजूम था। तो जब हमने शटर ओपन किए हैं तो सिर्फ धुआं ही धुआं था और घुटनों तक पानी था। जितने हमारे बॉक्स पैक मोबाइल थे वो सारे के सारे जो हमारे मोबाइल थे वो सारे भीग के ख़राब हो चुके हों। और मतलब कि धुआं इतना धुआं था कि सारे हमारे मोबाइल जो कस्टमर के भी थे, हमारे जो अपने भी मोबाइल थे, वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हों। ठीक है, नुकसान तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट का हक बनता था कि यहाँ पे उनके बंदे आते हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया आती, गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे कोई सुबह से बंदा नहीं आया यहाँ पे। आतिशज़दगी की इब्तिदा में रेस्क्यू एहलकारों की तादाद कम रही, जिसकी वजह से प्लाजे के अंदरूनी हिस्से में सूरत मजीद खराब होती रही। फीस सेंटर में लगी आग और रेस्क्यू एहलकारों के माबैन आंख मचौली का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि एक दुकान को क्लियर किया जाता तो दूसरी दुकान में आग भड़क उठती। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, City 42। गुलबर्ग में मोबाइल फोन और लैपटॉप के कारोबार का बड़ा मरकज हफीज सेंटर आग की सद में अरबों रुपए का नुकसान हो गया। फहद भट्टी की रिपोर्ट। फीस सेंटर में दूसरी मंजिल पर आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा ताजिर अपनी बेबसी पर रो पड़े। हफीज सेंटर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाफिर शाह का कहना था कि प्लाजे में आग लगने के बाद 400 से ज्यादा दुकानें मुतासर हो चुकी हैं। इस प्लाजे से हजारों खानदान का रिस्क जुड़ा हुआ था। टोटल जो दुकानें हैं, अगर छोटे मोटे आप दुकानें जिसके पार्ट्स हो चुके हैं, पार्टीशन हो चुकी हैं, वो मिला के तकरीबन 1500 से ज़्यादा हैं। बड़ी दुकानें 815 हैं, छोटी छोटी दुकानें 1500 थी। और इधर जो मुलाजमीन हैं वो कम से कम 10,000 की तादाद में काम कर रहे हैं जो टोटल हैं। अपना सामान बचाने के लिए आतिशज़दगी के बावजूद हफीज सेंटर में दाखिल होने वाले कई ताजर और उनके मुलाजमीन प्लाजे में फंस गए, जिन्हें इमदादी टीमों ने बाहिफाजत बाहर निकाला। जब आग लगी, बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। हम भी इंतज़ामिया यहाँ के मुलाजिम हैं, हम भी काम कर रहे थे अंदर, पानी फायर ब्रिगेड के साथ काम कर रहे थे। आग बहुत ज़्यादा आगे लग चुकी थी क्योंकि पानी उनके पास ख़त्म हो गया था, चारों तरफ से आग गई थी। हम फंस गए थे अंदर आग में। फिर हम बड़ी मुश्किल से हम भी अंदर से निकल के बाहर निकले। हम बाहर आए हैं, रेस्क्यू के साथ हम बाहर निकले हैं। तकरीबन फंसने वाले तो तकरीबन 15, 20, 30 बंदे थे, जिसकी वजह कुछ इधर से निकलवाए, कुछ छत से उतरवाए, कुछ इधर से नीचे से लेके आए। बहुत ज़्यादा मुश्किल। हाँ, वो उसको तो रेस्क्यू की तरफ से लेके आए ना, वो रेस्क्यू वाले गए थे उसको लेने, जो नीचे थे वो हम लेके आए सिक्योरिटी वाले। ताजिरों का कहना है कि रेस्क्यू टीमें अगर बर वक्त मौका पर पहुंच जाती और उनके पास पानी का फुकदान ना होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, City 42। हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। प्लाजे की चौथी मंजिल पर वक्तन फवक्तन आग के शोले भड़कने लगे हैं, जबकि रेस्क्यू अमले को आग बुझाने में भी मुश्किलात का सामना है। और सुबह से ही आज सुबह 6 बजे आग लगने का यह वाक़या पेश आया हफीज सेंटर में, जहां पर ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिल्कुल, प्लाजे की चौथी मंजिल पर वक्तन फवक्तन आग के शोले भड़कते हैं, जबकि रेस्क्यू अमले को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त कूलिंग का अमल भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां जहां से स्पार्किंग हो रही है वहां पर आग के शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं और इर्द गिर्द के एरिया को भी आग की लपेट में ले लेते हैं। इस वक्त रेस्क्यू की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू की जानिब से भी आग बुझाने का अमल मौजूद है। हसन खालिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं।
हसन बताएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, 17 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। हफीज सेंटर गुलबर्ग प्लाजे में लगने वाली आग ताहाल कंट्रोल नहीं की जा सकी है। अभी भी हफीज सेंटर की चौथी मंजिल की मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त भी आग के शोले जो हैं वो भड़क रहे हैं और रेस्क्यू की जानिब से गुज़श्ता 17 घंटे से आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है, मगर बदस्तूर जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू का अमला एक साइड से आग को कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरी साइड से आग के शोले जो हैं वो दोबारा भड़कना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आग जो है वो बेकाबू होती चली जा रही है और दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर लेती है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे बैक साइड पे अगर आप मनाजिर देख सकें, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो आप देख सकते हैं कि हफीज़ सेंटर की ये चौथी मंजिल है जहाँ पर इस वक्त भी एक दुकान के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। रेस्क्यू को इब्तदाई तौर पर जो है वो मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि प्लाज़ा बहुत बड़ा है और यहाँ पर पाइप लेकर अंदर तक पहुँचने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और तमाम तर सामान जो है वो जलकर खाकतर हो गया है। अब तक के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन अरबों रुपए का सामान ताजरों का जो है वो जलकर खाकतर हो गया है। हमने सुबह से ही देखा कि ताजर बरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हो, आप दीदा थी यहाँ पर, और अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इस वक्त रेस्क्यू ने साथ वाले अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजे से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है, फिर से आग बुझाने का अमल शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी रेस्क्यू को मुश्किल जो है वो पेश है। यहाँ पर आम शहरियों के साथ साथ दुकानदारों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके तासुरात क्या हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा कि आप की दुकान थी इधर हफीज़ सेंटर में? जी बिल्कुल, हमारी ये मेरे दोस्त की दुकान है जिस पे आग लगी हुई है। अच्छा। ये प्रिंटर्स का काम करते हैं, उनकी दुकान है। तो क्या कहेंगे, क्या वजह है कि 17 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, अभी तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सके? बेसिकली ये जो रेस्क्यू है इनसे भी नहीं प्रॉपर डील हो पा रहा क्योंकि आग बहुत ज़्यादा, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इसको डील करना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ये कर रहे हैं, ये इनकी हिम्मत है, मतलब हमारी सोच से बाहर है ये। आपकी दुकान पे कितने मालियत का सामान था जो जल गया है? ये जो सामने वाली दुकान जिसको आप दिखा रहे हैं इसमें तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का सामान था। ठीक है, अब तक अरबों रुपए मालियत का सामान लोगों का जलकर खाकतर हो गया है। आप क्या कहेंगे भाईजान, आपकी भी दुकान यहाँ पे थी प्लाजे में? जी मेरा वो ऑफिस है। आपकी दुकान का भी सामान जल गया सारा? नहीं, अभी सेव है। अभी सेव है। आप क्या कहेंगे? हम जब यहाँ पे एंड पे आग लगी है ना, यहाँ पे स्टार्ट में, तो हम सुबह तकरीबन 11 बजे जो है यहीं पे थे और मैंने तब भी कहा है कि जो है यहाँ पे अगर काबू अभी पा लिया जाए तो ये वाली सारी लाइन जो है बच जाएगी, लेकिन तब यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं दी और ये आग आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे 2nd फ्लोर तक आ गई है। अभी भी जहाँ पे दुकानदारों के तासुरात आपने सुने हैं, लोगों के तासुरात इंतहाई गमज़दा हैं। लोग जो खास तौर पर ताजिर बरादरी है वो आपदीदा भी दिखाई दिए और अभी तक ऑपरेशन जारी है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक जगह से रेस्क्यू 1122 आग को कंट्रोल करती है, मगर जैसे ही वहाँ से ऑपरेशन ख़त्म किया जाता है तो दोबारा से कहीं ना कहीं से आग के शोले जो हैं दोबारा भड़कना शुरू कर देते हैं और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि प्लाज़ा बहुत बड़ा है और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में दुकानें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू 1122 को मुश्किल पेश आई है और 17 घंटे गुजर गए मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजे पे के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं वो पानी के प्रेशर से आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा अगर इस सेंटर के फ्रंट साइड और बैक साइड चैनल वाली साइड की बात की जाए तो वहाँ इस वक्त जो है वो स्नॉर्कल गाड़ियों की मदद से कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए मालियत का सामान ताजिर बरादरी का इस आतिशज़दगी के वाक़े में जलकर खाकतर हो चुका है और प्लाज़ा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तकरीबन 60 से 70% प्लाज़ा जो है वो इस वक्त जलकर खाकतर हो गया है और सूरत हाल इस वक्त ये है कि रेस्क्यू अमला जो है। ठीक है हसन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हफीज सेंटर में लगने वाली आग की वजह से अरबों रुपए का सामान चलकर खाकसर हो चुका है। आग पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और पार्क रेंजर समेत दीगर इदारे मसरूफ़ अमल हैं। तफसीलात शाहिद सिपरा की इस रिपोर्ट में।
इतवार की सुबह 6:11 पर रेस्क्यू 1122 को हफीज सेंटर में आग लगने की इतला मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आग की शिद्दत में इस कदर इजाफा हुआ कि देखते ही देखते हफीज सेंटर की 3 मनाजिल से आग के शोले बुलंद होने लगे। आसमान पर धुएं के बादल मंडलाने लगे। जब आग बेकाबू हो गई तो सरकारी मशीनरी भी मुतहरिक हुई, लेकिन उस वक्त तक ताजर बरादरी की जमा पूंजी उनकी आंखों के सामने नजर आतिश हो चुकी थी और वो बेबसी की तस्वीर बने, जिंदगी भर की मेहनत को जलता देखते रहे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा, कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुम्मन और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के साथ मौके पर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के साथ मौके पर पहुंचे। सूबाई वजीर सेहत की आमद पर ताजर बरादरी ने एहतजाज शुरू कर दिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को मीडिया से गुफ्तगू न करने दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने साने हफीज सेंटर पर इमदादी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग की। उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमती वसाइल बुरुए कार लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कमिश्नर लाहौर और सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि आतिशज़दगी के सानिया की तहकीकात की जाएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस के साथ साथ पाक रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी के फराइज अंजाम देते रहे। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के दौरान अलाइड महकमों ने आग बुझाने के लिए सर धड़ की बाजी तो लगाई, लेकिन आग थी कि किसी के काबू में न आई। 50 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर जाए वकुआ पर मौजूद रहे। मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग के हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया सुबह 6:10 पर पेश आया तो रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने का काम शुरू किया। ताहम रात गए तक ऑपरेशन तो जारी रहा, लेकिन आग की शिद्दत थी कि कम न हुई। फ्यूमेबल मटेरियल की बड़ी मिकदार में मौजूदगी ने रेस्क्यू टीमों को खासा मुश्किल में डाले रखा। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुम्मन भी दिन भर मुतहरिक रहे। उनका कहना था कि इब्तदाई मालूमात की बिना पर खदशा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ताहम पूरी इंतजामी मशीनरी के साथ अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया है। कमेटी बना रहा हूँ आज ही और वो उसको बगौर जायज़ा लेगी और जहाँ पे भी हमारे नकाइस होंगे या ये पुराने प्लाजे बने हुए हैं, इनमें ऐसे मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए गए जो ज़रूरी थे, तो ये एक अलमिया तो है हमारा, लेकिन जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो करा सकते हैं करवाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक रेस्क्यू एहलकारों का हौसला बढ़ाने 2 कदम आगे बढ़े। 2nd और 3rd फ्लोर पर आग से 10 फुट के फासले पर मौजूद रहे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए डीसी लाहौर का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पाक आर्मी की वाटर गाड़ियां भी मंगवा ली हैं। वासा, LWMC, रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड का तमाम तर अमला जाए वकुआ पर मौजूद है। आग को बुझाने के अमल को जारी रखा है कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो डक्ट है इस एयर कंडीशन की उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, उसकी वजह से आग फैली है। कंबस्टिबल मटेरियल है, मोबाइल है, प्लास्टिक है, अंदर कंप्रेसर्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर छोटे मोटे धमाके भी हुए हैं और उसके साथ साथ ये आग जो है उसको उस पर काबू पाने की कोशिश आपके सामने की जा रही है। ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। डीसी लाहौर का कहना था कि तमाम महकमे मिलकर आग बुझाने के अमल को जारी रखे हुए हैं। वासा की 15 से 20 गाड़ियां, सिविल डिफेंस का वाटर डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौका पर मौजूद हैं। उन्होंने पानी की किसी भी किस्म की किल्लत की खबरों की तरदीद की। रात होने पर MCL ने जाए वकुआ के चारों अतराफ में स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब कर दी। आतिशज़दगी ने सैकड़ों दुकानों को जलाकर हजारों अफराद का जरिया मौश खत्म कर दिया। ये बदकिस्मत प्लाजा 1992 में शेख कबीर और शेख कदीर नामी 2 भाइयों ने तामीर किया। प्लाजे में बाकी 1000 से ज़ायद दुकानों से हजारों ताजरों और उनके मुलाजमीन का रोजगार वाबस्ता था। इतवार के रोज खौफनाक आतिशज़दगी ने हफीज सेंटर में सैकड़ों दुकानों को जलाकर राख कर दिया, जिससे हजारों खानदानों का जरिया मौश भी खत्म हो गया। ये बदकिस्मत प्लाजा 1992 में शेख कबीर और शेख कदीर नामी भाइयों ने तामीर किया, जिसका कुल रकबा 17 कनाल है और इसमें 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम के मुताबिक हफीज सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और इस प्लाजे से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। प्लाजे के मुतासर ताजरों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाए ताकि मुतासर ताजरान दोबारा बिजनेस शुरू करने के काबिल हो सकें। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब लम्हा ब लम्हा वाक़े की मॉनिटरिंग करते रहे। उस्मान बुज़दार बोले, ताजरों के नुकसान पर दिली दुख हुआ है, नुकसानात का जायजा लेकर इजाले के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आतिशज़दगी के वाक़े की वजूहात का तयन करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सुबह आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 के हुक्काम से राब्ता किया। आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 आग पर काबू पाने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाएं। फंसे हुए अफराद को बहिफाजत निकालना पहली तरजीह है। छत पर मौजूद अफराद को सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। वजीर आला की हिदायत पर इंतजामी अफसरान और रेस्क्यू 1112 के हुक्काम मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, रेस्क्यू 1112 के हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहे, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी भी करते रहे। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीरा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां खालिद महमूद को भी मौके पर पहुंचने की हिदायत की। दोनों वज़ीरा मौके पर पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। वज़ीर आला ने आग पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को जरूरी हिदायत करते हुए कहा कि आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूएकार लाए जाएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़या की वजूहात का तयन किया जाएगा, नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने हफीज सेंटर आतिशज़दगी वाक़े के हवाले से DC लाहौर की सरबराही में 14 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करके 24 घंटों में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने कहा कि 14 रुकनी कमेटी मुफस्सिल वजाहती तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में जमा करवाने की पाबंद होगी। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मलिक मुश्ताक टिवाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी कन्वीनियर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक हैं। मेंबरान में चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा, SP मॉडल टाउन, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, डायरेक्टर ऑपरेशंस प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, चीफ इंजीनियर लेस्को, चीफ इंजीनियर नेस्पाक, नुमाइंदा IDEP, सदर हफीज सेंटर यूनियन बशारत बलोच, साबिका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख इरफान इकबाल और एक पब्लिक का नुमाइंदा शामिल है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कमेटी हकाइक तक पहुंचने के साथ साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर के नुकसान के बारे में भी रिपोर्ट देगी। और हफीज सेंटर में आग कैसे फैली, DG रेस्क्यू ने वजह बता दी है। बोले हफीज सेंटर में आग मटेरियल की वजह से फैली, सेंटर में आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। अमल जो है वो मुसलसल जारी है, आपने भी देखा। और अब इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि फायर जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। इस प्रोसेस में हमारे 22 फायर टेंडर और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर स्पेसिफिकली सारे हमें वाटर हाउसेज अवेलेबल थे, बिकॉज सबसे बड़ा मसला इसमें पानी का था। दोनों साइडों से एरियल प्लेटफॉर्म्स ने पूरा पार्टिसिपेट किया, दोनों साइडों से फायर फाइटिंग का अमल जारी रहा, चारों साइडों से, बल्कि अंदर भी हमने इस वक्त एंट्री करके और अंदर भी जो हाफ ऑफ द बिल्डिंग है उससे पीछे नहीं जाने दी फायर को। तो उससे ये है कि ऊपर वाले भी 3 फ्लोर जो है उनका फ्रंट हाफ जला है, बाकी का पिछला हाफ जो है वो सेफ रहा है और निचले जितने फ्लोर्स हैं तीनों वो सेफ रहे। तो तकरीबन 30% ऑफ द बिल्डिंग जो है वो जली है, बाकी की बिल्डिंग जो है अल्लाह ताला का करम से हमने बीन एबल टू सेव द बिल्डिंग। खौफनाक आतिशज़दगी से जहां हर शख्स खौफजदा था, आग के सुलगते शोलों से दूर भाग रहा था, तो वहीं हफीज सेंटर के करीब से गुजरने वाला पाक फौज का जवान अंजाम की परवाह किए बगैर हफीज सेंटर के अंदर घुस गया। रोते हुए ताजिर की न सिर्फ जमा पूंजी बचाई बल्कि 7 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू भी किया। हफीज सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी ने तबाही मचा दी। सुबह सवेरे लगने वाली आग ने प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोलों से जहां हर शख्स दूर भाग रहा था, तो वहीं पाक फौज का एक जवान जो इत्तफाकन वहां से गुजर रहा था, रोते हुए ताजर की जमा पूंजी बचाने और अंदर फंसे ताजरों को रेस्क्यू करने के लिए आग के शोलों की परवाह न करते हुए प्लाजे में घुस गया। पाक फौज के जवान ने न सिर्फ ताजर के 40 लाख जलने से बचाए, बल्कि 7 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू भी किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारक मिसबा और नायब सदर मंजूर चौधरी ने पाक फौज के जवान को नकद इनाम और अवार्ड देने का ऐलान किया। भाई की तो बहुत बड़ी हिम्मत है जी, इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह के लोग होते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन इस तरह के भाई होते हैं जो अपनी मदद आपके दोस्तों की मदद करते हैं। इन भाई के अलावा जो रेस्क्यू की हमारी जो टीम काम कर रही है, 1122 वाले, फायर वाले, इन सबको भी इंशाल्लाह हम लाहौर चैम्बर बुलाएंगे। इनको भी जो इनकी मेहनत है यहाँ पे, जो अपनी जान से खेल रहे हैं, इनको भी अप्रिशिएट करेंगे। पाक फौज के जवान ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह वो हफीज सेंटर के पास से गुजर रहा था, आतिशज़दगी और एक ताजर को रोते हुए देखा, तो आग के शोलों की परवाह न करते हुए उसकी जमा पूंजी बचाने और अंदर फंसे ताजरों को बचाने के लिए प्लाजे के अंदर कूद गया। मैं जब फंस गया था तो कितना मैंने शोर किया था, आवाज लगाई थी, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात थी। जब मैं उधर से निकला मुझे पता नहीं था कि मैंने वापस जाना है कि नहीं जाना। अंजुमन ताजरान के कायदीन नईम मीर, वकार अहमद मियां और दीगर ताजरों ने जवान के जज्बे को सराहा। पीर को लाहौर चैम्बर की जानिब से पाक फौज के इस काबिल फख्र सपूत को अवार्ड दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
شہر لاہور کی مشہور ترین شاہراہ مولانا شوکت علی روڈ شام ہوتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر لگائی جانے والے اسٹریٹ لائٹس کو روشن نہیں کیا جاتا۔ کیا تفصیلات ہیں جانیں گے علی رضا سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں شہر کی مشہور ترین شاہراہ مولانا شوکت علی روڈ پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تا حد نگاہ ایک بھی لائٹ آپ کو جلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ پنجاب یونیورسٹی سے لے کر کریم بلاک تک کا جتنا بھی سفر ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس تو موجود ہیں لیکن انہیں روشن نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں، جو لوگ یہاں پر سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی گاڑیوں کی لائٹ پر ہی انحصار کر رہے ہیں اور لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ان سڑکوں پر حادثات ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے شہریوں کو اپنے قیمتی مال اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے جب شہریوں سے بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے یہ روڈ پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دونوں اطراف میں جو اسٹریٹ لائٹس کے جو پولز لگائے گئے ہیں ان میں جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں انہیں روشن نہیں کیا جاتا، جن کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان لائٹس کے روشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چوری کی وارداتوں میں بھی کافی اضافہ ہو جو ہے، چونکہ یہاں پر آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ جو جگہ ہے یہاں پر بالکل کھیت ہیں اور جو روڈ ہے یہاں پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ گاڑیاں تو چلیں اپنی لائٹس پر سفر کر لیتی ہیں لیکن جو پیدل چلنے والے افراد ہیں ان کے لیے تو یہ سڑک بہت ہی خطرناک ہے، چونکہ یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کب کون کس طرف سے آ جائے اور آپ کا کس کے ساتھ حادثہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ خدارہ انتظامیہ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس روڈ پر جو لگائے گئے اسٹریٹ پولز ہیں ان کو روشن کرنا چاہیے تاکہ جو شہری ہیں وہ محفوظ سفر کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ دوسرے جلسے میں شرکت کے لیے کراچی روانہ ہوئی، کہتی ہیں کہ عمران خان ہارے ہوئے شخص ہیں۔ گجرانوالہ جلسے کی کامیابی سے حکمران پریشان ہیں۔ پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ عمران خان کی تقریر پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کی غصے میں تقریر تھی۔ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی وہ، جس کو بہت غصہ تھا، لیکن میاں صاحب نے تو ان کو ایڈریس کیا ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کھیل نہیں، آپ اس میں سے باہر رہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ جیلوں کی دھمکیاں کسی اور کو دیں، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں۔ پہلے بھی عام جیلوں میں ٹریٹ کیا گیا تھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیل میں کوئی سہولیات تھی تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ یہ جو دھمکیاں ہیں نا، یہ کسی اور کو دینا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ نواز شریف کی تقریر دکھائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ کہ اگر آپ کو نواز شریف کی تقریر کی بہت تکلیف ہے تو دکھائیں ٹیلی ویژن پہ اور کرنے دیں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ مریم نواز جب ایئرپورٹ پہنچی تو شہریوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں، جبکہ ان کے ہمراہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید اور مریم اورنگزیب بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گئیں، جو پیر کی رات واپس لاہور آئیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ویسے تو نواز شریف جمہوریت کرتے ہیں، لیکن جب جمہوریت کو پروان چڑھانے کا وقت آتا ہے تو عوام کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ پرویز الہی اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ سے NA 147 ساہیوال سے آزاد امیدوار پیر ہارون زمان شاہ نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر پیر ہارون شاہ نے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کے ہمراہ وقاص خان، پیر حسن شاہ شرازی، رائے سجاد اور امجد حسن خان بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ نواز شریف جس جمہوریت کے درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں، یہ کون سا بیانیہ ہے؟ ویسے نواز شریف جمہوریت کرتے ہیں، لیکن جب جمہوریت کو پروان چڑھانے کا وقت آتا ہے تو عوام کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف کا ملک دشمن بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا ہے، جس کام کے لیے لندن گئے ہیں وہ کریں۔ پیر ہارون شاہ نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ عوام کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا ویژن آج زبان زد عام ہے۔ الحمرہ ہال میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا راگ گلا اپنے والے بتائیں کہ چھانگا مانگا کلچر کس نے متعارف کروایا۔ مسلم لیگ ضیاء الحق کے صدر اعجاز الحق بولے گجرانوالہ میں پاک فوج کے خلاف وہ زبان استعمال کی گئی جو کبھی انڈیا کا وزیر اعظم بھی استعمال نہ کر سکا۔ عمران خان نے پیراشوٹرز میں عہدے بانٹ دیے۔
عوام مہنگائی سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ استحکام پاکستان کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ ضیاء الحق کی طرف سے الحمرہ میں استحکام پاکستان کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کے صدر اعجاز الحق کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی، عبداللہ گل، سابق وزیر جیل خانہ شاہ چودھری عبدالغفور، میاں سعید ڈیرے والے، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سمیت اہم شخصیات کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ صدر مسلم لیگ نون جاپان محمد اکرم نے استحکام پاکستان کانفرنس میں مسلم لیگ ضیاء الحق میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ کے زیر اہتمام سانحہ کارساز کراچی کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ کریم بلاک میں پیپلز پارٹی رہنما ذکی شفیع کی رہائش گاہ پر منعقدہ دعائیہ تقریب میں نصیر احمد، احسان چوہان، رانا افتخار، اصغر خان لودھی، سریا بھٹی، چاچا شبیر، میاں عبدالخالق، چودھری اکرم، یوسف جٹ، باؤ انور، معید عباسی، سید اسلم شمسی، مستری مقبول، محمد اسامہ، جاوید زرگر، مرزا الیاس، آفتاب بھٹی سمیت پارٹی ورکرز شریک ہوئے۔ پارٹی ورکرز کی جانب سے پارٹی شہداء اور سانحہ کارساز کے شہداء کے لیے شمع روشن کی گئیں اور دعائے خیر کی گئی۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی سالانہ ربیع النور شریف موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ موٹر سائیکل ریلی براستہ سوڈیوال بڑی مسجد سے شروع ہو کر سوڈیوال مین روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی سرپرستی علامہ ڈاکٹر عبدالرشید، علامہ سفیر چشتی، علامہ خرم اتاری، علامہ اویس اور جاوید گجر نے کی۔ موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد سوڈیوال ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کروایا گیا۔ ریلی براستہ سوڈیوال بڑی مسجد سے شروع ہو کر مہاجر آباد، عمر مارکیٹ، خدا بخش روڈ سے ہوتی ہوئی سوڈیوال مین روڈ پر اختتام پذیر۔ شیر رسوی، علی محمد خان، یعقوب چشتی، حارث قربان، احسان عامر، حاصر، امان اللہ، محمد فرقان، کاشف شاہ، شکیل گجر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کا احباب کالونی کا دورہ، حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ملک وزیر حسین بارہ، ملک اظہر، ہمایوں مدثر، چودھری جاوید نے ملک ندیم عباس بارہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ عوام نے 25 جولائی 2018 کو مجھے منتخب کر کے حلقے کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے دن رات عوامی خدمت میں مصروف عمل ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اپنے حلقے کی محرومیوں کو دور کر کے مثالی حلقہ بنا کر دم لوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے حلقے کے غیور عوام نے سڑکوں کی سیاست کرنے والوں کو مسترد کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا، جس کے لیے عوام کا بے حد مشکور ہوں۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام اورنج لائن ٹرین ٹریک کے پلرز کی تزئین و آرائش مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کی جانب سے وال پینٹنگ کی گئی۔ اورنج لائن ٹرین ٹریک کے پلرز کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈیرہ گجرا میں پینٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ وال پینٹنگ مقابلوں میں پنجاب یونیورسٹی، این سی اے، جی سی یونیورسٹی، یو ایم ٹی، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی اور الحمرہ کے نوجوان آرٹسٹ شامل تھے۔ طلباء نے مختلف رنگوں کے ذریعے جنگلات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پینٹنگز کا مقصد عام شہریوں کو شجر کاری کی طرف مائل کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو تھیم دیا گیا ہے وہ ہے جنگل تھیم۔ تو جنگل تھیم کا میرے خیال سے تو یہ بہت اچھا تھیم ہے کہ گرینری کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پینٹ کے ذریعے بھی ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں، تاکہ جو اب جس طرح سے ایک انوویٹو ہے اورنج ٹرین، تو اس کے نیچے جو پینٹنگز ہیں وہ تھوڑی گرینری سے ریلیٹڈ ہو تاکہ لوگوں کو اٹریکٹیو ملے۔ یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے درخت وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں اور ان سے جو ہے یہ انوائرمنٹل چینجز بھی آتے ہیں، تو یہ جو ہے میسیج ہی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے ٹراپیکلی ہمارا وہ سارا ہوگا جو ہے ایک تھیم، اس کے اندر ہی ہم لوگ چلیں گے لے کے۔ میرا ایل سی یونیورسٹی سے میں سیکنڈ سیمیسٹر کر رہی ہوں وہاں، اور وہاں میرا ویژول آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمیں آج یہاں بلایا پی ایچ اے والوں کی طرف سے کہ ہم نے یہ پینٹنگ کرنی ہے، یہ ہم نے جنگل تھیم کرنی ہے، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ شجر کاری اور درخت وغیرہ کتنے ضروری ہیں۔ پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق ابتدائی طور پر اورنج لائن روٹ کے 30 پلرز پر پینٹنگز بنائی جائیں گی۔ بوسے قضاء کے رنگ بکھیرتے یہ فن پارے اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو ہمارا ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔
और रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही रहीम स्टोर की जानिब से अपने कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का आगाज कर दिया गया। पूरे महीने बजरिया कुरानदाजी 140 से ज्यादा लोग गुमराह करने की सआदत हासिल करेंगे। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही रहीम स्टोर की जानिब से अपने मौजूद कस्टमर के लिए कुरानदाजी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। कुरानदाजी के पहले रोज अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में 4 खुश नसीबों का उम्रे का टिकट निकाला गया। मौका पर रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद का कहना था, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये पूरा 30 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला चलेगा और लोग इसमें शामिल होंगे। आज 4 लोगों के कुरानदाजी में नाम निकले हैं, 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। बहर उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ 5000 रुपए की खरीदारी पर कोई भी शख्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का हिस्सा बन सकता है, अल्लाह के घर जाने की सआदत हासिल कर सकता है। राना अख्तर महमूद का मजीद कहना था कि इस महीने में हम सबको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने बेसहारा बहन भाइयों की मदद करें। मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला से कि ये इसी तरह नेक काम हमारे हाथ से करवाते रहें और ये सिलसिला बढ़ता रहे। और मैं बहुत से लोगों को भी अपना एक पैगाम देता हूँ आपके तौर से कि हर शख्स जो छोटा कारोबार करता है, बड़ा कारोबार करता है, ये माह रबीउल अव्वल माह रमज़ान में आवाम को जितना से जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं, वो बिल्कुल दें। कुरानदाजी का सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। 140 से ज्यादा खुशनसीब उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। ज़मीन.com की जानिब से 2 रोज़ा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इवेंट में मुख्तलिफ मंसूबों पर करोड़ों रुपए के खुसूसी डिस्काउंट पैकेजेस भी दिए गए। पीसी होटल में मुनक्दा नुमाइश में ग्रैंड स्क्वायर मॉल, 18 ग्रीन, पीस सर्कल, जमी ओपल, LDS सिटी फेस 1, अल हयात रेजिडेंशिया, आइकॉन रेजिडेंशिया, ड्रीम गार्डन लाहौर, डिफेंस राया, आइकॉन होम्स, सिटी स्टार शॉपिंग सेंटर, एयर एवेन्यू लग्जरी अपार्टमेंट्स, जी एवेन्यू, हमजा रेजिडेंशिया, सिटी स्टार रेजिडेंशिया, माल 35 और जमीन एस अवामुल नास की दिलचस्पी के लिए पेश किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर लईक अहमद चौधरी का कहना था, प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट ज़मीन.com की एक शानदार रवायत है, जहाँ पर एक ही छत तले बेहतरीन रहायशी और कमर्शियल मंसूबे अवाम तक पहुँचाए जाते हैं। In the last 4 years, ज़मीन.com ने ऑल ओवर पाकिस्तान इस तरह की काफ़ी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी है और उसके अलावा लोगों को इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जब उसका पोजेसन मिलता है देन दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर हाउस एंड दे जस्ट शिफ्ट देयर। जैसे कि ड्रीम गार्डन में मोर देन 500 फैमिलीज रह रही हैं। ज़मीन.com की सेल्स डायरेक्टर्स की टीम के मुताबिक कोरोना वबा के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर भी खासा मुतासिर हुआ। ताहम अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन इसके असरात से मुकम्मल तौर पर निकलने में वक्त लगेगा। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टर्स के पास और सीनियर मैनेजमेंट के पास कुछ प्रमोशनल डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, वो ऑफर कर सकते हैं हम कस्टमर्स को। और मतलब एक बड़े स्केल के ऊपर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हम लोग इकट्ठी करके तो उनको हम ब्रीफिंग्स दे सकते हैं अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज़ जिसमें आफ्टर द पेंडेमिक एक बूम आया है। मतलब जो जहाँ पर हमारी प्राइसेस थी ऑलरेडी, इस एज ऑफ नाउ हमारे आफ्टर द पेंडेमिक फ्रॉम आई वुड से मई एंड जून ऑनवर्ड्स हमारा प्रॉपर्टी में एवरेजली तकरीबन 25% का कैपिटल गेन हम अक्रॉस द कंट्री देख रहे हैं। ज़मीन.com के मुताबिक पाकिस्तान के तामीराती शोबे के साथ 50 से ज्यादा सनतें मुंसलिक हैं, लिहाजा एक शोबे में मुल्क की माइशत को सहारा देने की सलाहियत मौजूद है। अभी आपको बताएं कि एशियाई खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम की कुव्वत खरीद बुरी तरह से मुतासर हुई। महंगाई के इस दौर में मजदूर तबके की मदद के लिए लाहौर की रिहायशी शबाना ने किस्तों पर राशन फराहम करने का बीड़ा उठाया है। आटा, घी, चावल, दालें और सब्जियों समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, अवाम तो 2 वक्त की रोटी के लिए ही तरस गई। जैसे ही कीमतें बढ़ी, मार्केट से अशिया भी गायब होना शुरू हो गयी। ऐसे में दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में 4 गुना इजाफा हुआ। लाहौर की रहायशी शबाना ने मजदूर तबके की मुश्किलात के पेश नजर सस्ते स्टोर पर महाना और रोजाना एक साथ की बुनियाद पर राशन फराहम करना शुरू कर दिया। खरीदार 20 रुपए रोजाना पर भी राशन ले सकते हैं। 3, 4, 5 हज़ार तक ये घर सौदा पहुँचा देती है। अगर मैं घर नहीं हूँ तो ये अपने जो इनके मुलाजिम हैं वो हमारे घर पहुँचा देते हैं। अगर 300 भी नहीं है तो ये कहती है हमें 200 रुपये दे दें, 200 ही आपका बहुत है।
سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ خالص چیز ملتی ہے اور سستی ملتی ہے، اور ہمیں یہاں آنے میں سہولت بہت ہے کیونکہ یہاں لیڈیز ہوتی ہے، ہم اکیلے بھی آ کے سامان لے جاتے ہیں، تو اگر ہمیں قسطوں پہ لینا پڑے قسطوں پہ بھی مل جاتا ہے۔ شبانہ کا کہنا ہے کہ گلشن راوی اور سنگھ پورہ میں 2 گروسری سٹور بنائے گئے ہیں، جبکہ ان کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ ہم نے مختلف پیکیجز میں ان کو اچھے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ 3000 تک کا کیسے آپ اچھا پیکیج بنا سکتی ہیں اور اپنے گھر کے بجٹس میں جو ہے نا اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہیں۔ اس کو 5000 تک اگر فیملی بڑی ہے تو 5000 تک کا ایک اچھا راشن بیگ ان کو بنا کے دیتے ہیں کہ اس میں ان کا جو ہے نا مہینہ جو ہے نا آسانی سے گزر جاتا ہے۔ سٹورز پر فراہم کیا جانے والا راشن سستا ہے، جو کہ ضرورت مند افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ مہنگائی سے پستی ہوئی عوام کو سستا راشن فراہم کر کے شبانہ نے معاشرتی فلاح کی بات کی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس بسنے والوں کا خیال رکھیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ آرے بازار کینٹ میں شاندار فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ ماسٹر ملٹی فارمز میں 50 سے زائد فرنیچر کمپنیز نے اپنے بہترین فرنیچر کی نمائش کے لیے سٹالز لگائے۔ شہریوں نے آرام دہ اور نت نئے ڈیزائنز کے فرنیچر کی نمائش کو بھی خوب سراہا۔ نمائش میں رکھی گئی مساج چیئرز پر نیم دراز ہو کر مفت الیکٹرانک مساج بھی کراتے رہے۔ نمائش میں ماسٹر ملٹی فارم سمیت دیگر بڑی بڑی فرنیچر کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے۔ بہترین معیار اور نت نئے ڈیزائنز کے فرنیچر ایکسپو نمائش میں رکھے گئے ہیں۔ ان کوشش کی ہے کہ وہ کسٹمرز کا اعتماد حاصل کر سکے۔ انہیں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، بہت اچھی بھی لگی ہیں، اور یہ بھی لیا ہم نے یہاں سے ڈبل، اور بیڈ وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں، پسند آئے ہیں، کچھ جو ہے ریزنیبل پرائس کے ہیں۔ آر ایف ایونٹس مینجمنٹ کمپنی نے ایکسپو کے انتظامات کیے۔ آر ایف ایونٹس کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نازش فیصل، جنرل مینیجر سیلز ماسٹر ملٹی فارم سید احسن عباس، زونل مینیجر محمد وقاص اور سیلز مینیجر محمد وقار بھی نمائش میں موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا شہری ماسٹر ملٹی فارم کے نرم اور سخت ڈبل سائڈ سپرنگ میٹرس بیڈز کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ ہم ایک برانڈ لیڈر ہیں، ماسٹر ملٹی فارم 1963 سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ہم برانڈ لیڈر ہیں۔ ہمارے ڈفرینٹ صوفاز ہیں، ڈفرینٹ ہمارے ورائٹیز ہیں میٹریسز میں، ہمارے سافٹ میٹریسز ہیں، ہمارے آرتھو میٹریسز ہیں، ہمارے ٹرنا سافٹ میٹریس ہیں، صوفہ کم بیڈز ہیں، فرنیچرز ہیں، ہماری ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں۔ آر ایف ایونٹس کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نازش فیصل نے کہا کہ حکومت کو فرنیچر انڈسٹری کی مدد کرنی چاہیے۔ ہماری فرنیچر انڈسٹری اعلیٰ معیار کا ایکسپورٹ کوالٹی کا فرنیچر بنا رہی ہے۔ فرنیچر ماڈرن جو ورلڈ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جدت اختیار کر چکا ہے، جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ یہاں پر جو ڈفرینٹ برانڈز ہیں ان کی جو ویرائٹی ہے اس میں آرتھو کی رینج ہے، اس میں جو جن کو اسپائن کی پرابلم ہے، یا بیک چیئرز ہیں، بیک کوشنز ہیں، نیک کمفرٹر کوشنز ہیں، اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ کے دوران آپ کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، پلس ہمارے پاس مساج چیئرز، اور اس میں جو برانڈز نے ایگزیبٹ کیا ہوا ہے اس میں ریکلائنرز ہیں۔ نمائش میں جدید طرز زندگی کی ضروریات کے مطابق فرنیچر رکھا گیا تھا۔ گردن اور کمر درد سے پریشان شہریوں کے لیے خصوصی فرنیچر بھی ایکسپو کا حصہ تھا۔ کینٹ میں شاندار فرنیچر ایکسپو کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر ملٹی فارم سمیت 50 سے زائد فرنیچر کمپنیوں نے اپنی بیسٹ پروڈکٹ ڈسپلے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ شہریوں کی کثیر تعداد فرنیچر دیکھنے اور خریدنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر دیں آپ کو، ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ میں ایف بی آر ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ ہوا۔ ایف بی آر لاہور وائٹ کی ٹیم نے اسلام آباد کی ٹیم کو 33 رن سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا۔ ایف بی آر وائٹ کے کپتان قدیر خان مین آف دی میچ قرار پائے۔ ایف بی آر کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ ریس کورس گراؤنڈ میں ایف بی آر لاہور وائٹ اور ایف بی آر اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔